बधाई देता हूँ, सरकारी व्यक्ति को वंदन करता हूँ। एक बहुत और आगे चल करके हम खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभा 27 के बाद बनेगी उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। मैं कहता हूँ महिला युवा सबके लिए काम करने का काम किया। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है स्वर्गीय कैलाश मिश्रा जी को सही मायने में श्रद्धांजलि 2024 में संपूर्ण एमपी की सीट जीतकर हम दिल्ली में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और कैलाशपति मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। बोलिए करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा जी नाम नहीं ले सका सभी अध्यक्षों का, और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष, 2 पीढ़ियों के अध्यक्ष तो यहां मुझे दिखते हैं और ये सभी अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। कितनी लंबी तपस्या रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलाश जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे और उन्होंने दलितों के लिए आज ये जातीयता की बात, जनगणना की बात हर एक तरीके से होती है। कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया तो कैलाशपति मिश्र जी। मुझे याद है वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी का रिजर्वेशन लगाया था। मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए 5 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए आपको 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया कि नहीं दिया? यहां 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी और मंगल पांडे जी, पूछिए केंद्र सरकार ने दिया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दिया। और अभी 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 6017 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने दिया। ये हमको ध्यान रखना। लेकिन हमारे ये यहां का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसमें व्यस्त है। ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया। मैं यहां अभी जयप्रकाश जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगे। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों की और अपने घरों में, अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया। वो समय भी देखा। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ कहता हूं। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था।
नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे हैं आप, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज को ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए। नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा। ये हम आपके सामने। तो मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश की धमक दुनिया में G20 और अन्य तरीकों से पहुंची है, वहीं भारत की चमक दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई लैंडर को उतारना का काम भी उनके नेतृत्व में हुआ है। वो भी वो सैटेलाइट का उतरना नहीं। और उसी तरीके से गरीब का सशक्तिकरण भी अगर हुआ है तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपनी जीवन लगाया, जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपना पल पल लगा करके कार्यकर्ताओं को बढ़ाया, उसको साकार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं। मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में वो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। मित्रों, इस जनशताब्दी के हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए नहीं कह रहा, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे, कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान रखना। मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा। मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा है। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है। मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए, वो भी मैंने देखा। एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं, और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं यहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंचा दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। लगभग 12% लोग आज गरीबी की रेखा से उनको रुक चुके हैं, और 1% लोग लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोग अति गरीबी से निकल चुके हैं। सिर्फ लेस देन 1% हमारे अति गरीब रह गए। ये जो गरीब की सेवा चल रही है, यही सबसे बड़ी जाति है। इसी को संभाल करके आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय गुजरा, मुझे याद है कदम कुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता था। सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया करते। आज मैं सोचता हूं, क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका है। मैं सोचता हूं, राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, दलितों के लिए और सोशल सामाजिक न्याय के लिए कैलाश जी हमेशा लड़ते रहे। मुझे याद है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी नींव किसी ने रखी है तो कैलाश पति मिश्र ने रखी। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसलिए मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। यह अंत्योदय, अंत वाले अंत व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो
इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय, और इसको आगे मोदी जी ने बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको करके दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, ये सबका साथ, सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए धन्यवाद। इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुन ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप जानते हैं ना, इंडी अलायंस जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिम्पल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएं। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप बेटा, दामाद बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं,
मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, आप मान सकते। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, लालू तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टालिन की, तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर, इनके प्रॉपर्टीज। आप बताइए, ये एक साथ ये इंडी अलायंस और क्या करेगा? परिवार की कुछ सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम। यही इंडी अलायंस का नतीजा। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गया। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है।